अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम एग्जाम्पल 2 देखते हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम की हंगेरियन मेथड के साथ। इसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने भी सेम ही क्वेश्चन मतलब कि असाइनमेंट प्रॉब्लम ही कराई थी। उसमें मैंने डिस्कस किया था कि वो सिंपल केस था। अगर थोड़ा मुश्किल केस आ जाए जिसके अंदर 1 बाय 1 असाइनमेंट ना हो रही हो तो उसमें क्या करना होता है। तो आज के लेक्चर में हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, उम्मीद है कि समझ आएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 2 है, ये वही है। आप ये सपोज कर लें कि ये कंपनी ए है, कंपनी बी, कंपनी सी और डी ई एफ। और यहाँ पे क्या है, प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3 अप टू सो ऑन प्रोजेक्ट 6। हमने प्रोजेक्ट असाइन करने हैं हर एक कंपनी को। किस तरीके से, यानी कि एक कंपनी सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट कर सकती है और एक प्रोजेक्ट एक ही कंपनी के साथ एसोसिएट हो सकता है। मतलब एक से ज़्यादा कंपनी के साथ एसोसिएट नहीं होगा। लाइक प्रोजेक्ट 1 कंपनी ए बी दोनों नहीं कर सकती, लाइक एक ही कंपनी करेगी। इसी तरीके से एक ही कंपनी एक ही प्रोजेक्ट करेगी। लाइक कंपनी ए सिर्फ अगर प्रोजेक्ट 1 कर रही है तो बस वही करेगी, उसके अलावा कोई प्रोजेक्ट नहीं कर सकती। तो ये बॉक्सेस के अंदर इसकी कॉस्ट लिखी है कि प्रोजेक्ट 1 कंपनी ए को कितनी कॉस्ट पे पड़ रहा है 9 में। इसी तरीके से कोरस्पॉन्डिंग सारा कुछ लिखा हुआ। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जिन्होंने पिछली वीडियो देखी है उनको पता होगा कि हमने रो मिनिमम उससे भी पहले क्या देखना होता है कि हमने देखना है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं। अब देखें, 2 4 6 6x6 का ये मैट्रिक्स है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर ना होता तो फिर क्या करते, सपोज करेंगे ये एफ वाली रो ना होती तो ये बनना था 5/6 का मैट्रिक्स। तो हमने इसको स्क्वायर मैट्रिक्स में किस तरीके से कन्वर्ट करना था, हमने एक डमी रो ऐड कर देनी थी जिसकी कॉस्ट हो जानी थी 0। इसी तरीके से अगर कॉलम मिसिंग होता तो हमने एक डमी कॉलम ऐड कर देना था विद कॉस्ट 0। हम्म तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने चेक कर लिया कि स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं। स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आगे प्रोसीड करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं कि हम हर रो में से मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पहली रो में से क्या मिनिमम है, 9 मिनिमम है। सेकंड रो में से 43 मिनिमम आ गया। थर्ड रो में से 28 मिनिमम आ गया। इसी तरीके से फोर्थ रो में हमारे पास 27 आ गया, फिफ्थ में 11 आ गया एंड द लास्ट वन में है 3। तो 3 हमारा मिनिमम आ गया। अब क्या करते थे, ये जो हमने मिनिमम लिखा हुआ हर रो के साथ, हमने ये वाली वैल्यूज हर सेल में से माइनस कर देनी थी उसके कोरोस्पोंडिंग मतलब की रो में। लाइक 9 आया था हमारा मिनिमम, किस में से, रो 1 में से, रो 1 में से। तो हमने रो 1 के हर सेल की जो वैल्यू है उसके अंदर उसमें से 9 को माइनस कर देना और एब्सोल्यूट वैल्यू हमने लिखनी है सेल्स के अंदर दोबारा। तो ये सारा लिखने के बाद हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगा। लाइक ये आप देख लें कि 9 - 9 0 एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। 22 - 9 करेंगे तो हमारे पास 13 आ गया। 58 - 9 किया तो हमारे पास 49 आ गया। तो एब्सोल्यूट वैल्यू कहने का मकसद ये है कि अब फर्ज करेंगे कोई बच्चा अगर ये कर लेता था 9 - 27, तो वो तो हमारे पास -18 आ जाना था, तो उसने -18 लिख देना था। अ, तो इस तरीके से नहीं करना था आप। इसलिए ये याद रखें कि आपने एब्सोल्यूट वैल्यू पुट करनी है। तो आप 27 - 9 करें या 9 - 27 करें, आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू 18 ही आएगी। तो आपने हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही पुट करनी है। अगर इसके अंदर कहीं पे नेगेटिव वैल्यू आ रही है ना इस मैट्रिक्स में, तो समझ जाए कि आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन गलत कर दिया, कैलकुलेशन में गलती कर दी है। तो ये जब हम माइनस कर देंगे लाइक 43, इस रो के हर सेल में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये रो आ गई है। तो 28 इसी तरीके से हम सारी रो में से उनके कोरस्पॉन्डिंग जो रो मिनिमम वैल्यू निकाली हमने, उनको हम सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा वो ये आ जाएगा। अब हमने क्या करना होता था, जब हमारे पास ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो मैट्रिक्स आया इसमें से हमने कॉलम वाइज अब मिनिमम निकाले थे। लाइक पहले हमने हर रो में से मिनिमम निकाला था, अब हम हर कॉलम में से मिनिमम निकालेंगे। तो हमारे पास ये आ गया, इस वाले कॉलम में से 0 आ गया, इसमें से भी 0 आ गया। मिनिमम वैल्यू क्या है, इसमें भी मिनिमम वैल्यू 0 है, इसमें मिनिमम वैल्यू है हमारे पास 2 एंड इसमें भी हमारे पास है 10 एंड इसमें है हमारे पास 5। ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इनको इनके कोरस्पॉन्डिंग कॉलम में जितने भी सेल्स हैं उनमें से माइनस कर दें। लाइक ये 0 है, ये इस कॉलम से आया था, इसके अंदर जितने भी सेल हैं उन सब की वैल्यू में से 0 माइनस कर देंगे। इसको देख लेते हैं, इस वाले कॉलम में कि हर वैल्यूज़ को हम 10 से माइनस कर देंगे, क्योंकि 10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 10 हमारा मिनिमम था इस कॉलम का। तो हमारे पास ये हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगा ये सारी वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करने के बाद। तो ये आ गया। लाइक ये मैं कर देखा अभी देता हूँ आपको। 2 - 2 क्या आएगा, 0। तो यहाँ पे 0 आ गया। इसी 7 - 2 5 आ गया। ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को पुट करना है। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। अब जब ये हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगा तो हमने क्या करना होता है इसमें, अब हमने देखना होता है कि भाईजान हमने असाइनमेंट करनी है।
वन बाय वन असाइनमेंट करने, लाइक रो वाइज देखना हमने कि ऐसी रो जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल जीरो आ रहा हो वो कौन सी है। इसमें 3 जीरो आ रहे हैं, इसमें 1 जीरो, इसमें 2 जीरो आ रहे हैं, इसमें भी 2 जीरो आ रहे हैं, इसमें भी 2 है, इसमें 1 है। तो हमने क्या किया कि उस जीरो का हाईलाइट कर दिया। उस जीरो का हाईलाइट करने का क्या मतलब है, मतलब ये है कि ये जो प्रोजेक्ट 2 है ये हमने किसको असाइन कर दिया, कंपनी ई को असाइन कर दिया। और मैंने कहा था कि जब हम एक चीज़ सेल को हाईलाइट कर लेते हैं, एक ज़ीरो को हाईलाइट कर लेते हैं, तो उसके बाद उसके कोरस्पॉन्डिंग रो में और कोरस्पॉन्डिंग कॉलम में कहीं पे भी ज़ीरो आ रहा हो उसको हमने क्रॉस कर देना। लाइक इसमें देखें तो आपके पास कहीं भी ज़ीरो नहीं है इस रो में, इसके अलावा कॉलम में देखें तो यहाँ पे ज़ीरो आ रहा है, इसको क्या कर देना, क्रॉस कर देना है। तो वही मैंने किया हुआ यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्रॉस कर दिया उसको। सॉरी नेक्स्ट स्टेप कह रहा हूँ, खैर स्टेप तो वही चल रहा है, स्लाइड नेक्स्ट है। तो हमने उसको क्रॉस कर दिया। क्रॉस करने का मतलब क्या है, ये कि भाईजान इसको आप समझे दोबारा से कि ये 2 ज़ीरो जो आ रहे हैं ना इस कॉलम में, ये इंडिकेट कर रहे हैं प्रोजेक्ट 2 का है ना। प्रोजेक्ट 2 या तो आप कंपनी सी को असाइन कर दें या तो आप कंपनी ई को असाइन कर दें, आपकी मर्जी है। हमने जब कंपनी ई को असाइन कर दी, या हाईलाइटेड वाला बॉक्स ये दिखा रहा है कि ये कंपनी ई को असाइन हो गया। तो जब कंपनी ई को असाइन हो गया, मैंने कहा था कि एक प्रोजेक्ट एक कंपनी के साथ ही एसोसिएट होगा। तो इसका मतलब ये है कि इसको हमने क्रॉस करने का मतलब ये है कि हम किस वजह से कह रहे हैं कि भाईजान अब ये प्रोजेक्ट 2 सिर्फ कंपनी ई को असाइन हो गया, अब ये किसी और कंपनी को असाइन नहीं हो सकता। तो इसलिए जितने भी जीरो आएंगे कॉलम में हमने उसको क्रॉस कर देना। इसी तरह हमने रो में भी अगर कोई जीरो आता तो उसको भी क्रॉस कर देना था। समझ आ गई है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने नेक्स्ट रो देखनी है, इसके अंदर भी एक जीरो आ रहा है, सिर्फ सिंगल जीरो। तो हमने इसको पकड़ा, इसको हाईलाइट करेंगे, इसके रो में देखना और कॉलम में देखना कहीं जीरो तो नहीं आ रहा। यहाँ पे तो जीरो नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे देखें यहाँ पे 2 जीरोज आ रहे हैं, दोनों को क्रॉस कर देना आपने। तो वही किया हम नेक्स्ट स्लाइड में, ये इसको हाईलाइट किया और इसके कॉलम में जितने जीरोज आ रहे थे उन सबको मैंने क्रॉस कर दिया है। आप इस स्टेटमेंट को देख के ना घबरा जाना कि भाई इधर तो लिखा हुआ आपने क्रॉस ऑल अदर जीरोज इन इट्स कॉलम। इसका मतलब ये है कि मैं तो अभी देख रहा हूँ कि सिंगल जीरो किस रो के अंदर आ रहा है। तो जब सिंगल जीरो का मतलब क्या है कि एक ही जीरो होगा उसमें, जब उसको मैं हाईलाइट कर दूंगा तो उस रो के अंदर कोई जीरो नहीं होगा। तो मैं आपको जनरल बता रहा हूँ, जो आप एक ही बात याद रखें कि जब भी आपने किसी सेल को हाईलाइट करना है उसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम में देखना कहीं पे भी जीरो उसको आपने क्रॉस कर देना। ठीक है। उम्मीद है कि ये भी कन्फ्यूजन दूर होगी होगी कि अगर कोई ये रीड कर रहा है स्टेटमेंट और वो कह के इधर तो लिखा आपने कॉलम में करना है तो आप रो में भी करने का कह रहे हैं, तो वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाज़ औक़ात अगर यहाँ पे देखें कि ज़ीरोज़ होते कि आगे जाके आएंगे इस तरह, तो उसके अंदर दोनों लिखा होगा कि रो और कॉलम में। तो मैं आपको पहले ही जनरल बता रहा हूँ कि आपने रो और कॉलम दोनों में देखना है, कहीं पे भी ज़ीरो है उसको क्रॉस कर देना है। अब इसका मतलब क्या था, इसको अभी समझ ले, तो ताकि अगर किसी को अभी भी कन्फ्यूजन है तो वो भी क्लियर हो जाएगी। लाइक 3 ज़ीरोज़ थे ना इस कॉलम में, इसका मतलब ये था कि भाईजान प्रोजेक्ट 1 3 कंपनी को असाइन हो सकता है, कंपनी ए को, कंपनी बी को, कंपनी एफ को। तो हमने ये हाईलाइटेड यानी कि ये सिलेक्ट किया, तो यानी कि कंपनी एफ को हमने प्रोजेक्ट 1 असाइन कर दिया। इसका मतलब ये है कि अब एक प्रोजेक्ट 1 कंपनी एफ को असाइन हो गया, तो वो अब कंपनी ए और कंपनी बी को नहीं मिल सकता, इसलिए हमने उसको क्रॉस कर दिया। इसी तरीके से अब आप देखेंगे हर रो कंप्यूट होगी जिसके अंदर एक एक जीरो था। अब हमने कॉलम में देखना कि ऐसा कॉलम जिसके अंदर एक जीरो हो। खैर ये वाला तो पहले ही सिलेक्ट हुआ हुआ क्योंकि ये भी कट है और ये सिलेक्टेड है, ये भी कट है ये सिलेक्टेड है, ये दोनों कॉलम निकल गए। देन इस कॉलम में देखें एक जीरो है, तो इसको आपने हाईलाइट किया, इसके रो और कॉलम में देखना कहीं पे और जीरो हुए तो आपने उसको क्रॉस कर देना। तो वो देखें आप इसको, ये रहा हमारा एक ऐसा कॉलम जिसके अंदर सिंगल वैल्यू आ रही है, हमने उसको हाईलाइट किया, उसके कोरस्पॉन्डिंग देखें रो में ये जीरो आ रहा था, इसको हमने क्रॉस कर दिया। मतलब तो आप समझ गए होंगे कि क्या था। ठीक है। और इसके साथ ही देखेंगे नेक्स्ट हमने कॉलम में देखा तो उसमें भी सिंगल वैल्यू थी, इसको हाईलाइट किया, कॉलम में तो कोई नहीं थी, कहीं नहीं जीरो आ रहा था। तो रो में देखें तो हमारा यहाँ पे जीरो आ रहा था, आप पिछली आइट्रेशन देख सकते हैं, ये जीरो आ रहा था, तो हमने इसको क्रॉस कर दिया। इसी तरीके से हम नेक्स्ट कॉलम में देखेंगे, इधर नहीं है, इधर देखेंगे तो हमारे पास नहीं है। लाइक है तो सही, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जब हमने ये कर लिया ना, अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास 2 जीरो है। तो जब 2 जीरो आ गए यानी कि एक जीरो वाला एक जीरो वाली रो भी खत्म हो गई, एक जीरो वाला कॉलम भी खत्म हो गया। अब आपने फिर 2 जीरो वाले इस पे चले जाना कि 2 जीरो वाले कॉलम चेक करने हैं, फिर नहीं है तो उसमें रो में चेक करना है कि कहीं पे 2 जीरो तो नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे देखें ये 2 जीरो आ रहे हैं, आपने क्या किया, इसका मतलब ये है कि आपके पास चॉइस है कि आप प्रोजेक्ट 6 कंपनी बी को दे सकते हैं या कंपनी सी को दे सकते हैं। तो आपकी अपनी चॉइस है, आप कंपनी बी को दे दें या कंपनी सी को दे दें। मैंने क्या
मैंने क्या किया कि मैंने प्रोजेक्ट 6 कंपनी सी को असाइन कर दिया, अपनी मर्जी आर्बिट्रेरी मैंने यहाँ पे लिखा भी है चूज आर्बिट्रेरी। मेरा मतलब क्या मेरी चॉइस है कि मैं दोनों में से किसी ए कंपनी को असाइन कर दूँ। तो मैंने प्रोजेक्ट 6 मैंने कंपनी सी को असाइन कर दिया। तो यहाँ पे मैं क्रॉस कर दूंगा। वही यहाँ पे किया, क्रॉस कर दिया। अब आप देखें तो आप देखेंगे कंपनी प्रोजेक्ट 4 कंपनी ए को असाइन हुआ है, प्रोजेक्ट 6 जो है वो कंपनी सी को साइन हो गया, और प्रोजेक्ट 3 हमारे पास डी को साइन हो गया, प्रोजेक्ट 2 हमारे पास ई को साइन हो गया, और प्रोजेक्ट 1 हमारे पास एफ को असाइन हो गया। लेकिन देखें कि आपके पास एक कंपनी ऐसी है जिसको कोई प्रोजेक्ट असाइन नहीं हुआ। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जिन्होंने पिछला लेक्चर देखा था उनको पता चल गया होगा कि क्या था, कि मैं क्यों कह रहा था वो सिंपल केस है। उसके अंदर ये था कि आपके पास इस तरह की सिचुएशन ही नहीं आई थी। उसके अंदर इस रो में भी कहीं ना कोई हाईलाइटेड था, जो और 1 बाय 1 आपके असाइन हो रहे थे। तो मैंने वहीं पे आपका क्वेश्चन पूरा हो गया था। मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि इसके स्पेशल केसेस किस तरीके से बन सकते हैं, क्या क्या मसले आ सकते हैं। तो वो ये है। अब देखें कि यहाँ पे असाइन ही नहीं हो रहा, कंपनी बी को कोई भी प्रोजेक्ट असाइन नहीं है। और यहाँ ऐसे ही आप देखें तो प्रोजेक्ट 5 ऐसा है जो किसी भी कंपनी को असाइन नहीं हुआ। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो अब आपने क्या करना है, आपने ये जो सेम मैट्रिक्स है इसको एज इट इज़ कॉपी करना है। एज इट इज़ कॉपी करने के बाद वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है जो मैंने आपको बोल के बता दिया कि ईच रो कॉलम कंटेन्स 1 0 इफ नो नॉट गो टू द नेक्स्ट स्टेप। वही मतलब कि 00 पे। अब आपने क्या करना है कि भाईजान 00 कह रहा हूँ कि ये वही मतलब है कि भाईजान कंपनी बी ऐसी है जिसको कोई भी प्रोजेक्ट असाइन नहीं हुआ, इसी तरीके से प्रोजेक्ट 5 ऐसा है जिसको कोई भी कंपनी असाइन नहीं हुई। तो ये मसला आ गया। तो अब आपने क्या करना है कि अब आप हंगरियन मेथड के पार्ट 2 पे चले जाते हैं, कि जिसमें हमने ये करना होता है कि आपने उसको एज इट इज़ ही नोट डाउन कर लिया, इस पूरे मैट्रिक्स को। ये हाईलाइटेड वगैरह आपने हटा देने, मतलब कि वैल्यूज़ वही रहेंगे, हाईलाइटेड मतलब क्रॉस वगैरह आपने क्लियर कर देना। तो एक नया सा आपने मैट्रिक्स बना लेना साफ सुथरा सा, उसमें एज इट इज़ आपने वैल्यूज़ को नोट डाउन कर देना। अब आपने क्या करना कि ड्रा करना है हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस टू क्रॉस ऑल जीरोस विद मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस। आपने क्या करना कि ऐसे हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस ही आप ड्रा कर सकते हैं, और आपने लाइंस ड्रॉ इस तरीके से करनी है कि आपके सारे जीरोस कैंसिल हो जाएं और सबसे कम लाइंस यूज़ हो। तो मतलब इसका ये है कि आपने क्या करना कि आपने रो में देखना कि सबसे मैक्सिमम जीरो किस रो में आ रहे हैं। इसमें देखें तो आपके पास 3 आ रहा है, इसमें 2 आ रहे हैं, इसमें भी 2 आ रहे हैं, इसमें भी 2 आ रहे हैं, इसमें 1 आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है। 3 मतलब रो नंबर 1 ऐसी है जिसके अंदर 3 जीरो आ रहे हैं। आपने क्या किया कि आपके पास सिर्फ यही चॉइस है, आप वर्टिकल लाइन लगा सकते हैं या हॉरिजॉन्टल लाइन। तो आपके पास ये देखेंगे आप मैक्सिमम जीरो रो 1 के अंदर आ रहे हैं, तो आपने इस पूरी रो के अंदर इस तरीके से लाइन लगा देनी है। वही आप लिखा क्रॉस रो और कॉलम विद मैक्सिमम जीरो। अभी तो मैं सिर्फ रो में चेक कर रहा हूँ। तो रो में आप देखें तो आप ये जो स्लाइड है ये हाईलाइट ये बता रही है कि 3 जीरो पहले आप देखें तो 3 जीरो इसमें थे। तो आपने इसको पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देनी, पूरी लाइन पूरे रो को कट करना है। ये नहीं कि बस आपने जहाँ जहाँ जीरो है उन्हीं को कट करना है, पूरी रो का आपने कट करना है। एक लाइन लग गई। अब आपने देखना है भाईजान कॉलम्स में देखना कि कहीं पे 3 जीरो तो नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे 2 जीरो है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे देखें तो 3 जीरोज आ रहे हैं कॉलम के अंदर। तो आपने इस कॉलम को कट कर देना, क्योंकि आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ही लगा सकते हैं। इस पूरे कॉलम को कट कर देना आपने, वही हमने किया हुआ। यहाँ पे भी कट कर दिया, यहाँ पे भी कट कर दिया। क्यों किया? ये 2 स्टेप्स एक में कर दिया कि जब आपने ये 3 जीरोज वगैरह कैंसिल कर दिया, उसके बाद हमने क्या करना है, 3 से कम कितने जीरोज होते हैं? 2 जीरोज होते हैं। तो हमने 2 जीरोज चेक करने हैं। हम पहले रो में देख लें या कॉलम में देख लें, हमारी अपनी मर्जी। तो मैंने कॉलम में चेक कर लिया। तो यहाँ पे देखें तो 2 जीरोज आ रहे होंगे। ये क्योंकि पहले ही कैंसिल हो गया था इसमें, तो इसके अलावा 2 जीरोज थे, तो ये वाला कॉलम हमने कैंसिल कर दिया। देन उसके बाद देखें तो इस कॉलम में देखें ये भी 2 जीरोज आ रहे हैं, तो हमने ये वाला कैंसिल कर दिया नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, पूरा पूरा कॉलम में पूरी रो कैंसिल होती है। लेकिन अभी देखेंगे आपके पास एक जीरो अभी भी बचा हुआ है। अब ये क्या है, मतलब कि अब कोई ऐसा रो नहीं है जिसके अंदर 2 जीरो हो, या ऐसा कॉलम नहीं है जिसके अंदर 2 जीरोज हो। तो अब रह गया 1 का। अब 1 के लिए देखेंगे कोई ऐसा कॉलम या रो जिसके अंदर जीरो। अब ये आपकी मर्जी है, एक ही जीरो है। आप इसको रो वाइज कैंसिल कर सकते हैं या कॉलम वाइज करें, आपकी मर्जी है। तो मैंने इसको रो वाइज कैंसिल कर दिया। ठीक है,
अब आप नंबर ऑफ लाइंस काउंट करें तो ये बन रही है 1 2 3 4 5, 5 है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखें, आपने ये नंबर ऑफ लाइंस काउंट करनी है कि कितनी लाइनों से क्रॉस्ड हुआ है। तो क्रॉस्ड लाइन हमारे पास कितनी है, 5 आई हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब अगर हमारे पास नंबर ऑफ लाइन जिन्होंने क्रॉस किया हुआ वो अगर लेस देन हो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, क्योंकि मैट्रिक्स तो हमारा स्केल होगा वो 6x6 का, तो हम अगर 6 ले लेते हैं तो वो अगर लेस देन है ना 6 से ऑर्डर से, तो इसका मतलब ये है कि ये अभी ऑप्टिमल नहीं है। मतलब ये कि अगर हम इसको असाइन करेंगे ना इस पे वैल्यूज वगैरह, तो ये क्या करेगा, असाइनमेंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, आपकी कोई ना कोई ऐसी कंपनी रह जाएगी या कोई ना कोई ऐसा प्रोजेक्ट रह जाएगा जो कि किसी को असाइन नहीं होगा। आप देखें तो हमारे पास ऐसा प्रॉब्लम आया था, यहाँ पे असाइन नहीं हुआ था क्योंकि हम उसी वैल्यूज पे कंपटीशन करें। तो इसका मतलब ये है, अब हमने क्या करना कि अब आपने घबराना नहीं, ये लाइनें क्रॉस कर ली हैं, ये आपने ऐसे लगी रहने देनी है। अब आपने क्या करना कि ये जो अनक्रॉस सेल्स है ना, यानी कि ये वाले सेल और ये वाले सेल बचे हैं ना अनक्रॉस्ड, जिनके ऊपर लाइंस नहीं ड्रा हुई, जो कि क्रॉस नहीं हुए, इनमें से आपने मिनिमम वैल्यू लेनी है। मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है इस टाइम हमारे पास आ रही है 5। आपने क्या करना है कि 5 आ गई, आपने क्या करना है कि ये जो अनक्रॉस्ड है ना, इनके अंदर ये जो अनक्रॉस्ड सेल है पूरे मैट्रिक्स में, उनमें से उनकी जो वैल्यूज़ है ना, हर सेल की वैल्यूज़ है, उनमें से 5 को माइनस कर देना है। ठीक है, और जहाँ पे डबल क्रॉस हो रहा है, लाइक ये देखें 13 दो बार क्रॉस हो रहा है ना, एक ये लाइन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है, ये डबल क्रॉस हुआ है, इसको हम डबल क्रॉस कहते हैं। यहाँ पे आपने उस वैल्यू को ऐड कर देना है, यानी कि 5 आपने ये जो अनक्रॉस सेल्स हैं इनमें से आपने मिनिमम वैल्यू निकालनी है। सॉरी 5 कह रहा हूँ, 4 आएगी, सॉरी सॉरी माई मिस्टेक, 4 आएगी। तो 4 आएगी, आपने क्या करना है, इन अनक्रॉस सेल में से 4 को, हर सेल में से 4 को माइनस कर देना। और जहाँ पे डबल क्रॉस हो रहा है लाइक 13 और 13 वाला सेल है, ये 0 है, यहाँ पे भी डबल क्रॉस ये भी है, इन सब के अंदर 4 को ऐड कर देना है। और ये जो सिंगल क्रॉस है लाइक ये 25 हो गया, ये 0, ये सिंगल लाइन है ना, सिंगल क्रॉस हो रहा है, इनको आपने एज इट इज रखना है। ओके, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है कि यहाँ पे मिनिमम वैल्यू निकाली, तो अनक्रॉस यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट मिनिमम एलिमेंट अमंग अनक्रॉस्ड एलिमेंट्स, यानी कि अनक्रॉस्ड सेल्स में से हमने मिनिमम निकाली जो कि 4 आई। 4 का हमने क्या करना है कि हमने डबल क्रॉस जो सेल है लाइक 13 है, 15 है, 47 है, इन ये जो है ना डबल क्रॉस कहलाते हैं, इनको हमने इनके अंदर हमने 4 को ऐड कर देना। ये हमने सेल मैंने कोऑर्डिनेट से लिख दिए। और हमने जो अनक्रॉस सेल्स हैं उनके कोऑर्डिनेट लिखे हैं जो कि 29 5 7 10 63 और ये वाले बनते हैं, इनमें से हमने 4 को माइनस कर देना। और मैंने कहा था कि नो चेंज इन सिंगल क्रॉस है, लाइक ये 2 जो है ये इसमें सिंगल लाइन, ये सिंगल क्रॉस है ना, ये डबल क्रॉस है, ये सिंगल क्रॉस है, ये भी सिंगल है, इनको आपने एज इट इज ही रखना है। तो हमने क्या किया कि जब हम ये जो 13 है ये डबल क्रॉस सेल्स जो है ना इनके अंदर 4 का ऐड कर दिया, 13 के अंदर 4 ऐड किया तो ये बन गया हमारे पास 17। हमने ये जो ब्लू में है ना ये वो सेल्स हैं जो डबल क्रॉस हुए हुए थे, उनके अंदर हमने ऐड कर दिया। देन मैंने कहा भी था कि साथ ही आपने जो अनक्रॉस सेल है उनके अंदर से माइनस भी कर देना था। तो ये वाले ये जो कलर चेंज है ये माइनस किया, लाइक 29 में से 4 माइनस कर दिया, 25 5 में से 4 माइनस किया 1। और मैंने ये जो रेड है ये एज इट इज़ आगे मैंने कहा था जो सिंगल क्रॉस है ना उनको हमने एज इट इज नोट डाउन करा, तो हमारे पास ये आ जाएगा मैट्रिक्स। डबल क्रॉस वालों के अंदर 4 ऐड कर दिया, अनक्रॉस सेल्स के अंदर से 4 माइनस कर दिया, और सिंगल क्रॉस सेल के अंदर हमने कुछ भी नहीं किया, चेंज नो चेंज रहे, उनकी वैल्यूज़ वही रही। उनको एज इट इज़ नोट डाउन करने के बाद हमारे पास ये जो मैट्रिक्स बना ये बना। अब हमने दोबारा वही प्रोसीजर इस पर अप्लाई करना है कि यानी कि मैक्सिमम मिनिमम हमारे पास लाइंस यूज हो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, और हमने सारे जीरोस को क्रॉस करना है जिस तरीके से हमने पिछले स्टेप में किया था। जब ये तब तक करते रहना जब तक हमारे नंबर ऑफ क्रॉस लाइन जो है ना, मिनिमम नंबर ऑफ क्रॉस लाइन इक्वल टू हो जाए ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स थे। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स जब ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स के बराबर आ जाएंगे इसका मतलब है कि हमारे पास ऑप्टिमल सोल्यूशन आएगा। ऑप्टिमल सोल्यूशन का मतलब ये है कि हमारे पास 1 बाय 1 असाइनमेंट हो जाएगी इजीली। तो हमने वही किया, तो ये मैंने सारा आपको एक साथ ही करके दिखा दिया। सबसे पहले वही आपने रो में देखना कि मैक्सिमम जीरोस किस में आ रहे हैं। तो आप देखें इसमें 2 आ रहे थे, इसमें 2 आ रहे हैं, इसमें भी 2 आ रहे हैं, इसमें 1 आ रहा है, इसमें 2 है, इसमें भी 2। तो आपने क्या किया कि आपने इसको इस रो को आपने क्रॉस कर दिया। इसी तरीके से इस रो खैर ये जो मैंने किया ना इसमें मैंने कॉलम्स पहले चेक कर लिया है। आपकी मर्जी, आप पहले रो में चेक कर लें या कॉलम में चेक कर लें। अगर आप रो में चेक कर लें तो ये रो कैंसिल हो जानी थी, ये भी कैंसिल हो जानी थी, और इस तरीके से हो जाना था। लेकिन उसके अंदर
हमारे पास बहुत बहुत ज़्यादा लाइंस ड्रा हो जानी थी। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें ना रो के अंदर तो मैक्सिमम हमारे पास जीरो आ रहे थे, वो थे 2, लेकिन अगर आप कॉलम में देखें तो हमारे पास 3 जीरोज आ रहे हैं, 1 2 3 इसी तरीके से। तो इसलिए हमने आपने सबसे पहले कंप्यूट करना कि रो में मैक्सिमम जीरोज कितने आ रहे हैं। इसमें इस मैट्रिक्स में थे कि मैक्सिमम जीरो जो है ना एक रो के अंदर वो 2 आ रहे हैं। अगर कॉलम में देखें तो मैक्सिमम 3 आ रहे हैं, तो आपने फिर पहले कॉलम को करना है। तो मतलब कि अब 3 जीरोज वाला कॉलम को आपने क्रॉस कर दिया, देन उसके बाद 3 और के ही है, कोई 3 आ रहा नहीं है तो आपने 2 पे चले जाना है। तो 2 वाला कॉलम ये क्रॉस कर दिया, ये भी 2 वाला था, 2 जीरो से इसमें ये भी कर दिया, ये भी कर दिया। आपके पास ये हो गया। फिर उसके बाद आपने रोज में चले जाना है। रोज में सिंगल है या अब ये देखेंगे सिंगल वैल्यू बची थी, आप चाहे तो इसको कॉलम में क्रॉस कर देते, आपकी मर्जी। लेकिन आपने क्या किया, हमने इसको रो में क्रॉस कर दिया, इसको भी हमने रोज में क्रॉस कर दिया। ओके, अब आप नंबर ऑफ लाइंस अगर काउंट करें तो ये 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गया। 6 बाय यानी कि 6 इक्वल टू 6 नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अब जब ये हो गया तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इस पे असाइनमेंट करें ना, ये जो हमारे पास वैल्यूज हैं इन पे हम असाइनमेंट वही वाली करें जो हम शुरू जब स्टार्टिंग की थी। पहली रो में से मिनिमम निकालना, हर रो में से मिनिमम निकाल के सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, हर कॉलम में से मिनिमम निकाल के सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमने असाइनमेंट स्टार्ट की थी एलोकेशन करना कि जीरो असाइन हो गया तो उसकी करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम में हमने क्रॉस कर देना। वही वाला काम हम रिपीट करेंगे। यानी कि अब ये बता रहा है कि भाईजान अब इस वैल्यूज, इस मैट्रिक्स वाली वैल्यूज पे अगर आप असाइनमेंट करो ना तो आपकी 1 बाय 1 असाइनमेंट हो जाएगी। तो वही हमने किया कि एज इट इज़ हमने ये वैल्यूज नोट डाउन कर ली, ये लाइंस जो हैं इनको रेस कर दिया, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स हमारे पास वो आ गया। अब हम इस पर असाइनमेंट करना स्टार्ट करते हैं। तो वही है कि आपने सबसे पहले क्या करना है, इसके अंदर 2 स्टेप हुए हैं मैंने किया हुआ है ताकि टाइम बचे। वो ये है कि भाईजान सबसे पहले तो आपने रो वाइज देखना कि ऐसी रोज जिसके अंदर सिंगल जीरो आ रहा है, तो वो सिंगल जीरो वाली थी रो ये, तो ये असाइनमेंट होगी इसके करस्पॉन्डिंग रो में। और कॉलम में अगर कहीं जीरोज आ रहे हैं तो उनको हमने क्रॉस कर देना है। नहीं है तो फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि भाईजान मेरे पास क्या सिंगल वाली रोज तो खत्म हो गई है। मैंने क्या किया कि कॉलम में देखना कि कहीं सिंगल जीरो वाला कॉलम तो नहीं, तो वो ये था हमारे पास। तो मैंने क्या किया, इसको असाइन किया, यानी कि इसको हाईलाइट किया। इसके कॉलम में देखा कहीं जीरो तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। रो में देखा कहीं जीरो तो नहीं आ रहा, जीरो आ रहा है, उसको क्रॉस कर दिया, ठीक है। देन इसी तरीके से आगे मूव किया हमने। आगे क्या कि भजन कॉलम में वही देखा कि कॉलम में आपने देखा कि अब जाहिर बात है सिंगल वैल्यूज तो आपकी ख़त्म हो गया। अब आपने डबल वैल्यूज़ को देखना है, दो के 2 जीरो किस में आ रहे हैं। तो मैंने देखा कि भैया ये कॉलम है, इसके अंदर या रो में देख लिया मैंने, रो में ये वाली रो मैंने पकड़ ली, इसमें 2 जीरो है, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। तो हाईलाइट करके मैंने आपको कहा था कि भैया इसके रोज़ और कॉलम करस्पॉन्डिंग को हम अगर कहीं जीरो आ रहा है तो उसको हम क्रॉस कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्रॉस कर दिया, यहाँ पे क्रॉस कर दिया। वो मैं जो कह रहा था ना कि यहाँ पे आप लोग देख के ये ना कहें कि भाईजान आपने लिखा हुआ कि सिर्फ कॉलम में ही क्रॉस करना है या रो में क्रॉस करना है। तो वो यहाँ पे आप केस देखेंगे भाईजान, अगर वो यहाँ पे अप्लाई करते ना कि ज़ीरो हाईलाइट किया तो सिर्फ इसके कॉलम में ही आपने क्रॉस करना है, तो फिर इस ज़ीरो का क्या करोगे? क्योंकि कंपनी एफ को तो आपने प्रोजेक्ट 1 असाइन कर दिया, इसका मतलब ये है कि कंपनी एफ, अगर आप इसको क्रॉस कर देते, इसको क्रॉस नहीं करते, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी एफ प्रोजेक्ट 5 भी कर सकती है। तो ऐसा तो नहीं ना कर सकना, इसलिए मैंने कहा था कि आपने करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम दोनों में देखना कहीं पे जीरो आ रहा है, उसको क्रॉस कर देना। ठीक हो गया। उसके बाद आप नेक्स्ट साइटेशन में आ जाए। तो मैंने ये सारा ना सॉल्व करके इसमें दिखा दिया कि आपको पता तो लग गया, आपको यहाँ तक समझ भी आ गया होगा जिन्होंने पिछले लेक्चर देखा। और अगर आपने ये वीडियो भी अच्छी तरीके से सुनी है तो आपको पता चल गया कि किस तरीके से वही आपने एक पकड़ लिया, उसके करस्पॉन्डिंग एक जीरो पकड़ लिया, उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम और रो के अंदर अगर कहीं जीरो आ रहा है तो उसको आपने क्रॉस कर दिया। तो आपके पास जब आप सारी इस तरीके से कर लेंगे तो आपके पास ये सिचुएशन आ जाएगी। ये देखें आप, प्रोजेक्ट 4 कंपनी ए को, प्रोजेक्ट 6 कंपनी बी को, प्रोजेक्ट 2 कंपनी सी को, प्रोजेक्ट 3 कंपनी डी को, एंड प्रोजेक्ट 5 कंपनी ई को, एंड प्रोजेक्ट 1 कंपनी एफ को। अब देखें तो 1 to 1 असाइनमेंट हो गया। पहले ये था कि कंपनी बी को कोई प्रोजेक्ट असाइन नहीं हो रहा था, लेकिन आप देखें कंपनी बी को प्रोजेक्ट 6 असाइन हो रहा है। और जो पहले के मसला आ रहा था वो ये भी था कि प्रोजेक्ट 5 किसी को असाइन नहीं हुआ। अब देखें प्रोजेक्ट 5 जो है वो कंपनी ई को असाइन हो गया और 1 to 1 हुआ, 1 to 1 हुआ है।
तो वही हमने यहाँ पे मैप करके दिखा दिया कि कंपनी ए प्रोजेक्ट 4 कर रही है, कंपनी बी प्रोजेक्ट 6 कर रही है, और इसी तरीके से कंपनी एफ प्रोजेक्ट 1 कर रही है। अब क्या करना है, इनकी कॉस्ट निकालनी है। आपने क्या करना है कि ओरिजिनल मैट्रिक्स जो हमारा था, जो क्वेश्चन दिया हुआ था, ये था जो, इसको आपने एज इट इज कॉपी कर लेना है, क्योंकि ये कॉस्ट थी हमारी। ये तो हमने असाइनमेंट कर ली ना, इसके ज़रिए हमने असाइनमेंट कर ली, तो हमारे पास ये सिचुएशन आ गया। अब हमने इसकी कॉस्ट भी तो निकालनी है ना, कि मैट्रिक्स की कॉस्ट क्या बने और वो मिनिमम होनी चाहिए। ज़ाहिर बात है, जो हमने असाइनमेंट किया 1 to 1 वो इसी तरीके से किया कि हमारा जो वैल्यूज़ है, आप जो तरीका मैंने कराया वो मिनिमम ही देगा। तो वो ये था भाईजान। यहाँ पे लिखा हुआ था ना कि कंपनी ए प्रोजेक्ट 4 कर रही है, कंपनी ए प्रोजेक्ट 4 कर रही है, तो उसके सेल में जो वैल्यू है, जो ओरिजिनल क्वेश्चन में था, हमें मैट्रिक्स दिया हुआ वो वाला यहाँ पे नोट डाउन किया। तो कंपनी ए प्रोजेक्ट 4 कर रही है, तो उसकी कॉस्ट यहाँ पे लिखी हुई है जो कि 11 है, 11 यहाँ पे आ गया। इसी तरीके से कंपनी बी का देखिए, कंपनी बी कर रही है प्रोजेक्ट 6, उसकी कॉस्ट है 48, वो यहाँ पे नोट डाउन कर दी। इसी तरीके कंपनी सी जो है प्रोजेक्ट 2 करी, 28 आ गया हमारे पास, यहाँ पे लिख दिया, नोट डाउन कर दिया। इसी तरीके से हमने डी जो है, कंपनी डी वो प्रोजेक्ट 3 कर रही है, तो उसका कॉस्ट है 27, नोट डाउन कर दी। इसी तरीके से 25 आ गया प्रोजेक्ट कंपनी ई जो कर रही है प्रोजेक्ट, डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी। जो कंपनी ई जो है वो प्रोजेक्ट 5 कर रही है, उसकी कॉस्ट क्या थी, 25 आ गई। इसी तरीके कंपनी एफ जो प्रोजेक्ट 1 कर रही है, उसकी कॉस्ट है 3, वो नोट डाउन कर रही है। इन सबको हमने सम कर दिया, तो हमारे पास जो टोटल कॉस्ट आ रही है ना, वो है $142। तो यही था हमारा फाइनल आंसर 142। हमने कॉस्ट निकाल लिया और 1 to 1 असाइनमेंट भी हो गया। एक कंपनी एक ही प्रोजेक्ट कर रही है, कोई ऐसी कंपनी नहीं है कि एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट कर रही है, और कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो कि एक से ज़्यादा कंपनी को असाइन हुआ हो। 1 to 1 असाइनमेंट हुई है और उसकी हमने कॉस्ट निकाल ली है। तो ये था हमारा असाइनमेंट प्रॉब्लम, जिसको हम हंगेरियन मेथड से सॉल्व किया है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा इसके सारे केसेस वगैरह के क्या क्या मसले आ सकते हैं और उसको सॉल्व किस तरीके से करना है। यही बस था कि क्या किस तरह के मसले आ सकते हैं और उसको सॉल्व किस तरीके से करना है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं इसी के रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। इसमें तो चलो ये था कि बेचारा आपको मैट्रिक्स दिया हुआ था, तो कुछ चीज़ें आपको बताई नहीं हुई थी, तो इसका क्वेश्चन स्टेटमेंट की फॉर्म में भी आ सकता है। लाइक आपको ये ना दिया हो, स्टेटमेंट दी हो, तो उसके ज़रिए आपने किस तरीके से मैट्रिक्स बनाना है, या फिर आपको मैट्रिक्स बनाया दिया हो तो थोड़ी बहुत स्टेटमेंट भी आपको दे दी हो, उसको समझना पड़ता है, क्योंकि बाज़ का तो वो कुछ ना कुछ कंडीशन दे देता है इसके अंदर। तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, तो लाजमी देखिएगा। और उसके बाद चैप्टर 4 के रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट, चैप्टर 5 और चैप्टर 4 के दोनों के रिलेटेड मैं क्वेश्चन कराऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, जो पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं, और या उनको आप समझ के आपने प्लेलिस्ट देखी तो आपको समझ तो आए होंगे, लेकिन उनको किस तरीके से पूछा जा सकता है, तो वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।